जी कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 39, चैप्टर चल रहा है बजटिंग। बजटिंग के कंसेप्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, इसके अलावा क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस किए। अब ऑनवर्ड हमारा तरीकाकार ये होगा कि बजटिंग के भी डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चन, लेकिन उसके साथ साथ हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ भी मूव करेंगे ताकि हमारी बजटिंग की भी प्रैक्टिस होती रहे। कंसेप्ट तो डिस्कस कर लिए हैं, बाकी जो नए कंसेप्ट किसी क्वेश्चन में जब आते रहेंगे तो डिस्कशन के साथ साथ वो क्लास में हम उनको समझते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। साथ ही साथ हम थ्योरेटिकल पोर्शन भी स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम ओवरव्यू लेंगे चैप्टर 7 और चैप्टर 8। जो हमारी बुक के मुताबिक चैप्टर 7 चैप्टर 8 है, इसका ओवरव्यू मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 4। आज क्लास में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? एक सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद चैप्टर 7 और चैप्टर 8 का ओवरव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये चैप्टर 7 चैप्टर 8 बेसिकली हैं क्या। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने इस वक्त क्वेश्चन होना चाहिए, बुक होनी चाहिए जिसमें सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन 4 हो, हाथ में पेन और साथ कैलकुलेटर। ये तीन चीजें आपके पास मौजूद होनी चाहिए, फिर आपको लेक्चर के इस हिस्से का फायदा होगा, वरना नहीं फायदा होगा। सिर्फ देखते रहने से, सुनने रहने से फायदा नहीं होगा। और जो ऑनलाइन के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप लोग भी बुक अपने सामने रखें, फिर उसके साथ ही साथ पेन और कैलकुलेटर। हालांकि क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने क्यों कहा कि बुक सामने रखें, ताकि आप उसके ऊपर अहम वर्ड्स को नोट कर सके, कुछ अहम रूल है, कंसेप्ट है जो उसको नोट डाउन कर सके और कैलकुलेशन कर सके साथ साथ। स्टार्ट करें जी। चलिए, रिक्वायरमेंट सबसे पहले हमने पढ़नी है ताकि हमें पता चले कि क्वेश्चन हमसे चाह क्या रहा है। कह रहा है प्रिपेयर बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2010-11 या जो भी ईयर एंड है। हमने बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना है। इसका मतलब है कैश बजट प्रिपेयर हमने नहीं करना, एग्रीड? प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना। तो हम हर आइटम जो हमें इंफॉर्मेशन देगा उसमें से हमने कैश पेड, कैश रिसीव्ड की फिगर नहीं कैलकुलेट करनी। कौन सी फिगर कैलकुलेट करनी है? इनकम या एक्सपेंस की फिगर। जी क्या कहता है? कहता है शाही लिमिटेड इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ फुटवेयर। द कंपनी सेल इट्स प्रोडक्ट्स थ्रू कंपनी ऑपरेटेड रिटेल आउटलेट्स एज वेल एज थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं और कंपनी के अपने आउटलेट्स भी हैं पूरे मुल्क में जिनके जरिए से वो सेल करते हैं। द मैनेजमेंट इज process of preparing the budget for the year 2010-11 on the basis of following information। मैनेजमेंट इस इंफॉर्मेशन की बेस पे बजट प्रिपेयर करना चाहती है। पहले इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग डायरेक्टर हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग एनुअल सेल्स प्रोजेक्शन। मेन के नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है? 1, यानी पूरे साल में मेन के नंबर ऑफ यूनिट्स कितने सेल होंगे? 1.2 मिलियन। और वुमेन के 500,000। और नेक्स्ट उसने प्राइस रेंज दी हुई है। इस प्राइस रेंज से मसला आया, ये हमारे लिए एक नई चीज है। नॉर्मली से पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें क्या होता था? सिंगल प्राइस दिया करता था, हम उसको मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, यूनिट्स को सिंगल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। अब उसने रेंज दे दी है, क्या करना चाहिए? क्या इसकी एवरेज कैलकुलेट करके नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें? नहीं, हमें मजीद इंफॉर्मेशन वो प्रोबेबली क्वेश्चन में देगा। एवरेज से मल्टीप्लाई नहीं करना। कर एवरेज से मल्टीप्लाई करें तो गलत हो जाएगा। क्यों? असल में रेंज देने का मकसद क्या है कि कुछ यूनिट ऐसे हैं जो 1000 पे सेल होते हैं, कुछ 4000 पे, कुछ हो सकता है दरमियान के किसी प्राइस पे 2000 पे, 3000 पे, 2500 पे सेल हो रहे हो। तो हम अगर रेवेन्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि इस टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स में से कितने यूनिट्स 1000 पे सेल हो रहे हैं, कितने 2000 पे, कितने 3000 पे, कितने 4, यानी जिस जिस प्राइस में नंबर ऑफ यूनिट सेल हो रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आप कभी फॉर एग्जांपल बाटा आउटलेट में जाते हैं, वहां पे जितने भी जूते हैं क्या सेम प्राइस में मिलते हैं? नहीं, डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। तो हमें जब वो हर यूनिट की डिफरेंट प्राइस देगा, हम फिर ही रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उसके बगैर नहीं कर सकते। नीचे इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है? प्रीवियस पैटर्न ऑफ सेल्स इंडिकेट दैट 60% ऑफ यूनिट्स आर सोल्ड एट मिनिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस क्या है?
इस केस में 1000, इस केस में 800. 60% units are sold at minimum price, 10% of units are sold at maximum price. Maximum price क्या है? 42,500. 60% इस प्राइस पे, 10% इस प्राइस पे, और क्या है? And remaining 30% and a price of rupees 2,000 and rupees 1,200 per footwear for men and women respectively. इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ 60% मिनिमम प्राइस पे सेल हो रहे हैं, 10% मैक्सिमम पे, और जो रिमेनिंग 30% है वो उसने बताया कि मेन के लिए 2000 प्राइस पे सेल होते हैं और वुमेन के लिए 1200 पे. जी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन समझ आई? अब बताइए क्या टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? कीजिए अभी अपने हाथ से कीजिए, शाबाश, जल्दी कीजिए, अपने हाथ जल्दी कीजिए कैलकुलेटर से. फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, उससे गर्ज नहीं है मुझे, ठीक है. 1200 का 60% कैलकुलेट कर लें, 30% कर लें, 10% कर लें. 60% को मल्टीप्लाई करें 1000 से, 10% को मल्टीप्लाई करें 4000 से, और 30% को मल्टीप्लाई करें 2000 से. आपके पास मेन का टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, मेन सेगमेंट का. और वुमेन सेगमेंट का भी इसी तरह ट्री बना लेना छोटा सा. जब कोई मुश्किल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट होती है, हम क्या करते हैं, छोटा सा ट्री बना लिया करते हैं. तो कैलकुलेट कीजिए, मेन का रेवेन्यू बताना है, वुमेन का रेवेन्यू बताना है, और फिर टोटल रेवेन्यू बताना है आपने मुझे. जल्दी से जल्दी फटाफट. जी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप भी जल्दी कैलकुलेट कीजिए, हाइब्रिड वाले भाई जल्दी कैलकुलेट कीजिए. भाई लिख लिया कर. अच्छा सारी की सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करनी है, और वो भी एक हाथ से. तो क्या करते हैं यार, इतने सुस्त क्यों हैं आप? जी किधर लिखी है? मुझे रिटर्न फॉर्म में आपके पेज के ऊपर कैलकुलेशन वर्किंग के साथ चाहिए. मुझे वर्किंग के साथ कैलकुलेशन चाहिए. जो आप तो किताब में भी लिखा है, जो आपका मैंने क्या करना, मुझे वर्किंग के साथ कैलकुलेशन चाहिए. वर्किंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं. किधर है कैलकुलेटर आपका? वर्किंग किधर है? वर्किंग करें, दिखाएं कैसे वर्किंग की आपने. हाँ शाबाश, बेहतरीन, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है, शाबाश. डिफरेंट है, खुद से किया उन्होंने, लेकिन अच्छी प्रेजेंटेशन है. जी हाँ, ये भी बिल्कुल ठीक है, कॉलम वाइज आपने कैलकुलेशन कर ली, शाबाश. ठीक है, प्रेजेंटेशन कोई भी कर ले, इससे प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन करनी है. ठीक है, ये अच्छा तरीका है. ठीक है, कैलकुलेशन करके टोटल फिगर दें मुझे, टोटल फिगर जल्दी से कीजिए, जल्दी. इतनी देर क्यों लगा रहे हैं भाई, टाइम पे आया करें. जी कोई स्टूडेंट जिसने कैलकुलेशन कर ली हो, मैच हो गई आपकी सॉल्यूशन के साथ, मैच हो गई. जी आगे चले, ठहर जा, कैलकुलेशन की है, चले कैलकुलेशन के बारे में जाने वाला, आगे जल्दी करें, मैच होगी, शाबाश. अच्छा इतनी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं वैसे जितना हम टाइम लगा रहे हैं. पहले आपने इधर से रोक लिया था, परसेंटेज को किताब के ऊपर ही कर दिया आपने कैलकुलेशन सारे. इस साइड पे नोटबुक के ऊपर यार एक एक चीज मैं समझाऊंगा क्या यार. जी किधर किया आपने भाई? मैन की कैलकुलेशन कर ली कि मैन की टैली हो गई है, वुमेन की भी उसी तरह कैलकुलेशन होनी है. बट ठीक है, शाबाश, टोटल कर लें. ये टोटल रेवेन्यू आ गया. हमारे क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट किया हो और वो डिफरेंट आता हो, सॉल्यूशन से मैच ना करता हो? सबने कर लिया? चलते हैं सेकंड एडजस्टमेंट में चलें. अच्छा ये कल आपको याद है, कल मैंने रूल बताया था, सम टाइम टोटल रेवेन्यू खुद से दे देता है, सम टाइम कैलकुलेट करवाता है. ये देखिए कैलकुलेट करवा रहा है, लेकिन इसमें अगर आप नोट करें तो सिर्फ कैलकुलेशन है, कंसेप्ट नहीं है. थोड़ा सा तसल्ली के साथ इंफॉर्मेशन पढ़नी है, और जिस तरीके से इंफॉर्मेशन दी है आपने कैलकुलेशन कर लेनी है. इसमें कोई चीज थी, आप शायद क्यूएम के पेपर में इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करते होंगे.
आगे चले, समझना है हमने, सिर्फ उसके मुताबिक जो इंफॉर्मेशन दे रहा है हम उसके मुताबिक इनकम एक्सपेंस कैलकुलेट कर लेंगे। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट 30% of the units would be sold through distributors who are offered 20% commission on retail price। 30% जो यूनिट सेल होंगे, मैं यूं कह सकता हूं 30% यूनिट सेल होंगे, यानी 30% जो सेल होगी 30% सेल होगी, ठीक है, क्योंकि उसने यूनिट नहीं बताया ना, मैन वाले यूनिट सेल हो रहे हैं, वुमेन वाले, तो इसका मतलब है दोनों तरह के सेल हो रहे होंगे। इस 30% में दोनों तरह के यूनिट शामिल है ना, क्योंकि उसने बताया नहीं। तो 30% जो सेल हो रही है ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू हो रही है, और डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करते हैं, 20% डिस्काउंट, 20% कमीशन ऑफर करते हैं रिटेल प्राइस का। ये रिटेल प्राइस क्या है, जो आपने कैलकुलेट की हुई है सेल्स, यही रिटेल प्राइस होती है ना। द रिमेनिंग 70% विल बी सोल्ड थ्रू कंपनी ऑपरेटेड रिटेल आउटलेट्स। कहता है 70% आउटलेट्स के जरिए से सेल कर रहे हैं, 30% डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए से। अच्छा, अगर इंफॉर्मेशन इतनी होती ना, 30% डिस्ट्रीब्यूटर को के थ्रू सेल हो रही है, 70% कंपनी के आउटलेट के थ्रू सेल हो रही है, इसका हमारे क्वेश्चन पे क्या इंपैक्ट होता, कुछ भी नहीं होता। शाबाश, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ये किसी इनकम या एक्सपेंस को इंडिकेट नहीं कर रही, ठीक है, तो सिर्फ ब्रेकअप दे रहा है ना ये किसी। हाँ, आगे जो उसने कहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको हम 20% डिस्काउंट देते हैं, क्या ये हमारे क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को फिट कर रही है? यस, ये हमारा एक्सपेंस है, ये हमारा कमीशन एक्सपेंस है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल, पहले कैलकुलेट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स की सेल कितनी है, फिर उसके बाद उसमें कमीशन ले देंगे, यानी टोटल सेल्स का 30% होगी डिस्ट्रीब्यूटर को सेल और उसका 20% होगी कमीशन। कुछ समझ आई? कैलकुलेट इसी तरह होगी ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इस इंफॉर्मेशन को समझा आपने? इसी तरह होगी, परेशान ना हो यार, इसी तरह नहीं होगी। किस तरह होगी बता? जो डिस्ट्रीब्यूटर की सेल्स है वो कैलकुलेट करेंगे और जो सेल होगी उसका 20% से कमीशन दे देंगे। कैलकुलेट कीजिए, पहले डिस्ट्रीब्यूटर की सेल, कैसे निकलेगी डिस्ट्रीब्यूटर की सेल? टोटल सेल का 30%, और फिर कमीशन कैसे? इंटू 20%। शुरू के कुछ क्वेश्चन में मैं क्या करता था ना क्वेश्चन, अब मैंने आपसे क्वेश्चन करवाने हैं, आप देख के कहते थे सर सारी समझ आ गई, सारी समझ आ, लिखे 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 बगैर मेरी तसल्ली नहीं होनी और ना ही आपकी होनी चाहिए। और भाई कैलकुलेशन हाथ से निकाल ले एक दफा। अच्छा, शाबाश। असल कमाल है इंफॉर्मेशन को समझना, क्या कह रहा है वो? कह रहा है टोटल सेल्स का 30% डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर जितनी सेल करते हैं उसको 20% कमीशन मिलता है। टोटल सेल्स हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, उसके बाद आगे, इसलिए आपको कहना सेल ड्राइविंग फोर्स है हमारे बचने के क्वेश्चन के। सेल्स के ऊपर बहुत सी फर्दर इंफॉर्मेशन जो आगे हमने कैलकुलेट करनी होती है डिपेंड करते हैं। सेकंड, कोई स्टूडेंट जिसने कैलकुलेशन की हो और सॉल्यूशन के साथ मैच ना करती हो, जी हाइब्रिड में जिन स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन की है उन्होंने और मैच कर गए, जरा हाथ उठाएं, पता चले कितने स्टूडेंट्स हैं? 4-5। फिजिकल में जितने स्टूडेंट्स ने कैलकुलेशन की और मैच कर गई, हाथ उठाए जरा। रेशियो कम है, फिजिकल में 50-50 है, हाइब्रिड में 80% है। अब पता नहीं कर भी रहे हैं कि नहीं, मैं जरा चेक कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद चेक करने जाता हूं। पहले कैलकुलेशन क्लियर, आगे चले। तीसरी एडजस्टमेंट, कंपनी ऑपरेट्स 22 आउटलेट्स ऑल ओवर द कंट्री, फिक्स कॉस्ट पर आउटलेट आर रुपीज 1.2 million पर मंथ एंड इंक्लूड रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, सैलरीज। कहता फिक्स 1.2 है, तो ये हमारा 1.2 million ही एक्सपेंस आ जाएगा। 1.2 million नहीं आएगा? ओ हाँ, सॉरी, मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ, 22 आउटलेट्स का ना, तो 1.2 अच्छा 12 से भी 12 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे?
पर मंथ दिया हुआ है। अगर कभी घुमाने के लिए पर क्वार्टर दे दे तो क्या कंसेप्ट डिफरेंट हो जाएगा, कोई नया कंसेप्ट हो जाएगा? नहीं, वही कंसेप्ट है, कैलकुलेशन डिफरेंट है। पर एनम दे दे, और अगर कभी मजीद घुमाने के लिए रेंट इलेक्ट्रिसिटी को पर मंथ दे दे, सैलरीज को पर एनम दे दे, या रेंट को पर एनम दे दे, बाकी तो आप अकॉर्डिंगली एनुअल एक्सपेंस में कन्वर्ट कर लेंगे ना। अच्छा, ये कोई नया कंसेप्ट तो नहीं है, ये तो सिंपल कंसेप्ट है। क्या हम पूछोगे पूरे साल का बजटेड प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं, हर फिगर को साल पे कन्वर्ट करना है, जो फिगर साल में नहीं है उसे साल पे कन्वर्ट करना है। तो कैसे एक्सपेंस आएगा ये वाला फिक्स सेल्स, और ये फिक्स एक्सपेंस से कैसे आएगा? फिक्स एक्सपेंस का सेल से क्या ताल्लुक है? हाँ डायरेक्ट ही आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा, है ना? नहीं डायरेक्ट नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा भाई बताएंगे। ये जो तीसरी इंफॉर्मेशन है, इसमें फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है साल की, कि कैसे करेंगे? हाँ, किसको मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे? तो क्या है फिक्स कॉस्ट, फिगर बताए। हाँ, 1.2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आउटलाइन नंबर ऑफ 22। फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फिर किससे से नहीं करेंगे, शाबाश। तो ये देखें 1.2 इंटू 22 इंटू 12 फिक्स कॉस्ट आती है। बहुत ही आसान, इससे आसान एडजस्टमेंट नहीं हो सकती बजटिंग के पैसे में। हाँ वो बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है, कैश दे देता है भाई। ये क्लियर हो गया, आगे चलें। सेल्स थ्रू कंपनी आउटलेट्स जो कितनी थी? 70%। अच्छा, उसे चाहिए था, अगर अच्छा क्वेश्चन बनाता ना, उसे चाहिए था ये जो आउटलेट वाली इंफॉर्मेशन है ना, किधर दिया हुआ उसने? 0.2 में, इसको इसके साथ मिलाता। लेकिन उसकी बजटिंग में हमने देखा, पहले भी 2-3 क्वेश्चन में देखा, उसकी कि आधी इंफॉर्मेशन ऊपर कहीं दे देता है और फिर आधी इंफॉर्मेशन नीचे देता है। हमें उसको रिलेट करना होता है, हमें उसको रिलेट, वरना असूली तौर पे उसे एक तरह की इंफॉर्मेशन सारी देनी चाहिए। भाई डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूटर से उसकी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी दे, आउटलेट है उसकी इंफॉर्मेशन सारी इकट्ठी दे, बनता तो यही ना सोलन। लेकिन वो क्या करता है, एग्जामिनर की मर्जी, आधी इंफॉर्मेशन किसी और जगह पे, आधी किसी और जगह पे, ताकि हमें ढूंढने में मसला हो। तो यहाँ पे उसने ये नहीं बताया कंपनी आउटलेट के थ्रू कितनी सेल हो रही है, 4 में कितनी सेल हो रही है, क्या हमें पता है? 70%। कहां लिखा था 70%? सेकेंड में। ये रिमेनिंग 70% विल बी सोल्ड थ्रू कंपनी ऑपरेटेड रिटेल आउटलेट। 4 में क्या कह रहा है? सेल थ्रू कंपनी आउटलेट्स, यानी जो 70% सेल्स है इंक्लूड सेल ऑफ कट साइज फुटवेयर्स, कट साइज फुटवेयर विच आर सोल्ड, कोई उनकी बी प्रोडक्ट होगी, ठीक है। बाद मैन्युफैक्चरिंग में किसी प्रोडक्ट में डिफॉल्ट आ जाता है, उसे बी प्रोडक्ट कह के बेच देते हैं। कह रहा है कट साइज फुटवेयर विच आर सोल्ड एट 40% बिलो द नॉर्मल रिटेल प्राइस and represents 5% of the total sales of retail outlets। रिटेल आउटलेट की जो टोटल सेल्स है उसका 5% कट साइज प्रोडक्ट है, उसको 40% डिस्काउंट पे बेचा जाता है, बेचा जाता है। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये जब एडजस्टमेंट पर ही पहला क्वेश्चन मेरे जहन में ये आया, क्या जो उसने हमें टोटल रेवेन्यू दिया हुआ ऊपर हमने कैलकुलेट किया है मैन वुमेन का, वो रिड्यूस्ड प्राइस पे सेल है कि रेगुलर प्राइस पे? पक्की बात है, अगर रिड्यूस प्राइस पे होती ना तो फिर हमें लहदा से ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब चूंकि वो रेगुलर प्राइस पे है तो उसको रिड्यूस करना चाहिए, इसको डिस्काउंट का नाम दे देते हैं। यहाँ अगर अकाउंटिंग के स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो, तो उनके जहन में आ रहा होगा ट्रेड डिस्काउंट। तो ऊपर रेगुलर हमने प्राइस कैलकुलेट किया है, अब नीचे जो ट्रेड डिस्काउंट है ये लेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रेगुलर प्राइस से, रिटेल प्राइस से, लिस्ट प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट लेस होना। ऑलरेडी तो नहीं ना लेस हुआ, क्योंकि ऑलरेडी तो हमने रेगुलर प्राइसेस के ऊपर सेल्स कैलकुलेट की है, रिड्यूस प्राइस के ऊपर कोई नहीं की।
तो अब जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो लैदा से नीचे लेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ठीक है, आप चाहे तो इसको अलहदा से एक्सपेंस के तौर पे भी लिख सकते हैं, वरना ज्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन क्या है कि जो सेल्स इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए टोटल सेल्स लिखे ना, उसके नीचे लिख दे डिस्काउंट लाउड। ठीक है, डिस्काउंट में और कमीशन एक्सपेंस में फर्क है। कमीशन एक्सपेंस कंफर्म है एक्सपेंस साइड पे आएगा, कमीशन एक्सपेंस कंफर्म है एक्सपेंसेस में आएगा, क्योंकि वो तो एक्चुअली पे किया है ना। डिस्काउंट लाजमी नहीं है। डिस्काउंट की बेहतर प्रेजेंटेशन ये है कि इसे एक्सपेंसेस में ना लिखा जाए बल्कि सेल्स में से लेस किया जाए। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? कैलकुलेट करके क्या? अच्छा, कैलकुलेट करेंगे कैसे, मुझे ये बताएं। टोटल सेल्स का 70% लेंगे, जो क्या आ जाएगी आउटलेट्स की सेल, उसका फिर 5% लेंगे, जो क्या आ जाएगी कट शूज की सेल, और फिर उसका 40% लेंगे, जो क्या आ जाएगा डिस्काउंट। करें कैलकुलेशन? शाबाश, कर लिया कैलकुलेशन। नॉर्मल रिटेल प्राइस, देखिए ये आपको क्यों इस एडजस्टमेंट के लिए नॉर्मल रिटेल प्राइस पूछना चाह रहे हैं? आपको नॉर्मल रिटेल प्राइस चाहिए कि नॉर्मल सेल प्राइस, या सॉरी यूनिट प्राइस चाहिए कि टोटल प्राइस? टोटल सेल्स की प्राइस चाहिए ना। आप यूनिट इंटू क्वांटिटी के चक्कर में ना पड़े, आप टोटल सेल्स का 70% ले ले, वही नॉर्मल सेल प्राइस है, वही नॉर्मल। जो ऊपर आपने टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट किया ना मैन और वुमेन का, वो नॉर्मल सेल या नॉर्मल रिटेल प्राइस पे है, वही है नॉर्मल रिटेल प्राइस। उसको 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने कैलकुलेट क्या करना है? डिस्काउंट किस वाली सेल पे दे रहे हैं? रिटेल आउटलेट पे। तो पहले रिटेल आउटलेट की सेल्स निकालेंगे, उस पे डिस्काउंट देंगे ना। अच्छा, रिटेल आउटलेट की सेल्स निकालें, मल्टीप्लाइड बाय 0.7 कर देंगे, ये रिटेल की सेल आ जाए। रिटेल की सारी सेल्स पे डिस्काउंट दे रहे हैं, सर 5% में दे रहे हैं ना कट से। हाँ, तो वो वाली सेल निकाले जिस पे डिस्काउंट दे रहे हैं, वो कितनी है? 5%। अब इसमें दे दे डिस्काउंट जितना देना। कितना डिस्काउंट देना है? मल्टीप्लाई करते हैं, यानी टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 70% मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 40%। 40% डिस्काउंट है ना। डिस्काउंट की वैल्यू निकाल, हम निकाल क्या रहे हैं? ऐसा चीज ही है, क्या हम जो पैसे उनसे वसूल करने हैं वो निकाल रहे हैं, यहाँ के जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो निकाल रहे हैं? डिस्काउंट दे रहे हैं तो फिर 40% से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो पैसे वसूल कर रहे हैं अगर वो कैलकुलेट करना होता 60% से मल्टीप्लाई करते। फिर क्लियर जी? ये कैलकुलेशन की है आपने? कैलकुलेशन की है ये? नहीं, इन्होंने कैलकुलेशन की है, आपने ये कैलकुलेशन की डिस्काउंट वाली। अब ये ना कहेगा पिछली कैलकुलेशन में थी आप। आगे चलते हैं। द कंपनी कीप्स प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 120% ऑन वेरिएबल। फिक्स कास्ट उसने ऊपर बता दी थी, अब वेरिएबल कास्ट बता रहा है और कह रहा है हाँ ये वेरिएबल कास्ट है, ये फिक्स कास्ट तो लैदा हो ही गई। कहते हैं एक्सक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स कमीशन। पहले तो मुझे बताइए, उसने कहा वेरिएबल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन। एक्सक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का मतलब क्या है कि इस वेरिएबल कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन शामिल नहीं है, वो अलहदा शो करवाना है आप लोगों ने एक्सपेंस, वो एक्सपेंस अलहदा शो करवाना है। अगर यही क्वेश्चन में वो कह देता इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन, फिर क्या होता? फिर आप पहले वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते और फिर कैलकुलेट करने के बाद कहते क्या कि इसमें डायरेक्टर, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन ऑलरेडी ऐड है। अगर क्वेश्चन में ये कहता इंक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग, लेकिन फर्ज करें वो यहां पे लिखता इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन,
ये फर्ज करें लिखा हुआ है 120, डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन है 40, फर्ज करें 40 है। एज इट इज लाइन का मतलब क्या है कि वेरिएबल कॉस्ट है 120, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन शामिल नहीं है, यानी 120 को लैदा लिखो, 40 को लैदा लिखो, टोटल हो जाएगा 120 जमा 40 160। एक्सक्लूडिंग का मतलब ये है कि ये जो वेरिएबल कॉस्ट आप कैलकुलेट कर रहे हो इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन शामिल नहीं है, उसको लैदा से लिखना है, जो हमने लिख लिया हुआ है, ऐसे ही है ना? समझ आ रही बात की? अगर नहीं समझ आ रही, भाई वो कह रहा है ये एक्सपेंस है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन शामिल नहीं है, तो ठीक है, बाकी कैलकुलेट कर लेंगे। अगर कहता डिस्ट्रीब्यूशन का कमीशन इसमें शामिल है, हम परेशान हो जाते, हम कहते पहले भी कैलकुलेट किया है अब भी कैलकुलेट कर, उस सूरत में हम अलहदा से डिस्ट्रीब्यूटर को ना कैलकुलेट करते कमीशन, बल्कि इसी में शामिल था, इसी को कैलकुलेट करके इंक्लूड कर देते। ये समझा रहा हूं। अगर वो कहता वेरिएबल कॉस्ट ये है 120 इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन, तो फिर हमें अलहदा से डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, हम ये कैलकुलेट करते इसमें डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन इंक्लूडेड था, अलहदा से कैलकुलेट करने की जरूरत ना होती। लेकिन यहां पे चूंकि उसने कहा एक्सक्लूडिंग, तो इसका मतलब है हमने ये कैलकुलेट करना है और डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन भी अलहदा से कैलकुलेट करना है, क्योंकि इस कास्ट में डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन शामिल नहीं है। समझ आई बात की मेरे भाई? ये जो ना वाले थे किधर गए? चलो सर नीचे कर दिया भाई, चल बाहर। क्लियर हो गया ये भाई? क्लियर है? अच्छा अब क्या कह रहा है, कंपनी की से प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 120% ऑन वेरिएबल कॉस्ट। ये तो अजीब बात हो गई। कैसे अजीब बात हो गई? कैसे होगी बताओ? समझ नहीं लगी इसलिए अजीब बात हो गई। खुदा का खौफ करे, क्यूएम पास किया हुआ मेरे भाई ने, क्या एग्जाम था? अच्छा मुझे बताइए फिर 20% अगर कहता कि मार्जिन है 20% ऑन सेल्स, 20% ऑन सेल्स का मकसद क्या होता है? इस इक्वेशन का मकसद क्या होता है? इस इंफॉर्मेशन का मकसद क्या होता है? सेल से कास्ट ऑफ सेल्स निकालना, भाई यही है ना, सेल से कास्ट ऑफ सेल्स निकालना। 20% ऑन सेल्स का मतलब है आप सेल्स दी हुई है, कैसे कास्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करें? उसका 80% ले लेंगे। और अगर कहे 20% ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट मार्जिन है 20% ऑफ कॉस्ट, सेल प्राइस नहीं, 20% ऑफ कॉस्ट, तो फिर इसका मतलब है सेल्स 120 होगी और कॉस्ट 100 होगी। यानी इसको अगर हम इक्वेशन की शक्ल में लिखें तो फिर ये इस तरह आ जाता है, x का मतलब कॉस्ट प्लस 0.2x इज इक्वल टू सेल प्राइस। भाई यही आता है ना, यही इक्वेशन। प्रॉफिट का 20, अच्छा मेरा मैथ थोड़ा वीक है इसलिए मैं हमेशा ये इक्वेशन से करता होता हूँ जो परसेंटेज निकालना। 20% ऑफ कॉस्ट सेल प्राइस है, तो इसका मतलब है 1.2 कॉस्ट इज इक्वल टू सेल प्राइस। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन में जब भी आपने सेल प्राइस से कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी है, क्या करें? सेल प्राइस को डिवाइड कर दे 1.2 से, तो कॉस्ट आ जाएगी। ये इक्वेशन मैंने निकाल ली, बस ये कैलकुलेशन ऊपर इसी के लिए थी। अब मैंने जहां कहीं सेल प्राइस देखूंगा उसे चुटकियों में कॉस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, कैसे? डिवाइड कर से। लेकिन अगर 20% प्रॉफिट हो ऑन सेल्स, फिर मेरी इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। फिर मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? फिर इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 20% ऑफ सेल प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस। फिर यही इक्वेशन बनती ना भाई, समझ आ रही है? यही इक्वेशन बनती। तो उस सूरत में
ये हो जाता है x इज इक्वल टू 0.8 ऑफ सेल, यानी जहां कहीं सेल प्राइस नजर आए उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.8 से। यानी अगर प्रॉफिट मार्जिन सेल पे हो तो हमने मल्टीप्लाई करना है, कम अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है। अगर प्रॉफिट मार्जिन कॉस्ट पे हो तो फिर डिवाइड करना है ज्यादा अमाउंट से। प्रॉफिट मार्जिन सेल पे हो तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। प्रॉफिट मार्जिन सेल पे हो तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। और प्रॉफिट मार्जिन कॉस्ट पे हो डिवाइड करना है। लिख लें, प्रॉफिट मार्जिन सेल पे हो, प्रॉफिट मार्जिन सेल पे हो मल्टीप्लाई करना है, प्रॉफिट मार्जिन कॉस्ट पे हो डिवाइड करना है। समझ रहे ना क्यों कह रहा हूं? इस क्वेश्चन में प्रॉफिट मार्जिन सेल पे कॉस्ट पे, कॉस्ट पे है। 120% ऑफ कॉस्ट इज प्रॉफिट मार्जिन। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 1.2x इज इक्वल टू सेल प्राइस। देखिए यही नहीं बनेगी भाई, यही नहीं बनेगी। अब क्या करना है, 2.2x इज इक्वल टू सेल प्राइस, x इज इक्वल टू सेल प्राइस डिवाइडेड बाय, इसका मतलब है जहां कहीं मुझे सेल प्राइस को कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 2.2। नहीं समझ आया ना, पक्की बात है। अच्छा एग्जाम में ना मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाया करती थी, तो मैं हमेशा इक्वेशन बना के ना फार्मूला निकाला करता था, डायरेक्ट की कोशिश नहीं करता था। इसमें चंद सेकंड ज्यादा लग जाते हैं, लेकिन आप कंफर्म हो जाते हैं कि यही ठीक है। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई या डिवीजन के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। आपको ये नहीं सोचना पड़ता अगर 20% लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो मुझे इसको 80% करना है कि 120% करना है, मुझे इसको डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है। मुश्किल होता है थोड़ा, तो इसका आसान तरीन हल क्या है, इक्वेशन बना ले, इक्वेशन खुद आपको बता देगी क्या करना है। थोड़ा से सेकंड ज्यादा लगते हैं लेकिन कंक्लूजन ठीक। अब कैलकुलेट कीजिए फिर, क्या वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वो कहता है जो रिटेल प्राइस कैलकुलेट होती है ना वो वेरिएबल कॉस्ट का 120% ऐड कर देते हैं। तो इसका मतलब है वेरिएबल कॉस्ट से रिटेल प्राइस कैलकुलेट हो सकती है, तो क्या रिटेल प्राइस से वेरिएबल कॉस्ट नहीं कैलकुलेट हो सकती? करके दिखाएं, करके दिखाएं। और अगर इक्वेशन समझ नहीं आई तो बेहतर है पहले इक्वेशन बनाएं फिर करके दिखाएं। शाबाश, जल्दी करें जल्दी। इसमें इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन होता है, हम सेल प्राइस में स्टार्ट करते हैं। कितना आ गया? 1120.4545। अच्छा बताइए इस फिगर में 1 क्या है, 1120 डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन शामिल है? नहीं शामिल है, वो तो अलहदा से है, वो तो अलहदा से है। तो ये फिगर एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन अलहदा आएगा, ये फिगर अलहदा आएगी। अगर इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन उसने लिखा होता तो फिर सिर्फ यही फिगर आती, डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन अलहदा से ना लिखते। क्यों ना लिखते? क्योंकि इस फिगर में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन एडेड होता। कैलकुलेट हो गई फिगर, कोई प्रॉब्लम? लास्ट, फिक्स कास्ट ऑफ फैक्ट्री एंड हेड ऑफिस आर 45 million and rupees 50 million पर मंथ रिस्पेक्टिवली। फैक्ट्री और हेड ऑफिस का फिक्स कास्ट सबसे आसान क्या करें, 45 million को एज इट इज लिख दे, मल्टीप्लाई बाय 12, 15 million को भी मल्टीप्लाई बाय 12, खत्म कहानी। इजी क्वेश्चन था कंपैरेटिवली। ठीक है, कोई इशू नहीं? इशू, चलिए एक दफा घर जाके अपने हाथ से कैलकुलेट कर लीजिए।
अच्छा, बाकी मैं आपको आगे आहिस्ता आहिस्ता होम असाइनमेंट देता रहूंगा, लेकिन अब मेरी तरफ से आपको इजाजत है। आप क्वेश्चंस बजटिंग के खुद से बाकी के सेल्फ टेस्ट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में एक क्वेश्चन करना, एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने। बजटिंग का एक दिन में एक ही क्वेश्चन, चाहे आपके पास जितना मर्जी टाइम हो, एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने। अगर करना ही चाहते हैं तो फिर दूसरा क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का कर लीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कर लीजिएगा, लेकिन एक दिन में एक टॉपिक का, एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का कर रहे हैं तो फिर भी एक, क्योंकि बड़े क्वेश्चन है ना। जब हम क्वांटिटी की तरफ जाते हैं ना तो फिर जल्दी जल्दी काम करते हैं, फिर हम अपने सोचने में टाइम जाया नहीं करते, हम कहते हैं अगला क्वेश्चन करना जल्दी जल्दी। तो बगैर सोचे या कम सोच के 2 क्वेश्चन करने से बेहतर है ज्यादा सोच के एक क्वेश्चन कर लिया जाए। इसलिए आपको कह रहा हूं कि आपने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और बजटिंग, इनका एक दिन में एक ही क्वेश्चन करना है, एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना। क्लियर? आगे चले। नेक्स्ट हम अपने थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ जा रहे हैं। ये है चैप्टर 7 और चैप्टर 8। दोनों चैप्टर बेसिकली एक ही चीज के 2 पार्ट्स हैं, लेकिन उसकी तरफ आने से पहले मैं आपके सामने पूरी पिक्चर रखना चाहता हूं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये समझ ले किसी एक चीज का दरमियान वाला हिस्सा है। जब तक इससे पहले क्या चीज आती है और इसके बाद क्या चीज आएगी, वो चीजें क्लियर नहीं ना होगी, वो बुक में नहीं उसने बताई। लेकिन वो आपको जब तक क्लियर नहीं होगी, इसकी लॉजिक समझ में नहीं आएगी। ये समझ ले, आज सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं आपको इस चैप्टर का। ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जब क्रिएट होती है, बनती है, कंपनीज बनती है, बिजनेस बनते हैं, किस मकसद के लिए बनते हैं? गलत। उनका अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसके लिए। वो ऑब्जेक्टिव ज्यादातर प्रॉफिट ही होता है, लेकिन लाजमी नहीं। हमेशा बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन आप अपने इर्द गिर्द देखते होंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल। ठीक है? और ऑब्जेक्टिव समटाइम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सिर्फ ये नहीं प्रॉफिट कमाना है, बल्कि प्रॉफिट कमाने के साथ साथ एनवायरमेंटल इश्यूज को भी देखना है। कहीं हमारे प्रॉफिट प्रोसेस एक्टिविटीज में कहीं एनवायरमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। हमने अपने एम्प्लॉइज का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि ओवर टाइम, ओवर शिफ्ट, डबल शिफ्ट लगवा दें उसे, वो टेंशन में आ जाए, डिप्रेस्ड हो जाए, ऐसा नहीं। बल्कि एम्प्लॉइज का भी ध्यान रखना है, स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना है। तो ऑब्जेक्टिव्स कुछ भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्टिव्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के? चलिए आगे चलते हैं, इससे एग्री करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट ये है, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है ना, तो सबसे पहले जो चीज डिसाइड होती है वो है उसका विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसको एक ही समझे। हालांकि थोड़ा थोड़ा फर्क है तीनों में, फिलहाल एक ही समझे। विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव। क्या मकसद क्या है कंपनी का? कंपनी का किस लिए कंपनी बनी? वेयर वी वांट टू गो, हम कहां जाना चाहते हैं, हमारी मंजिल क्या है? जन्नत है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उसके लिए फिर किस रास्ते पे चलना पड़ेगा? जन्नत वाले रास्ते पे या दूसरे रास्ते पे? जन्नत वाला रास्ता ही जन्नत की तरफ जाएगा ना, दूसरा रास्ता थोड़ी जन्नत की तरफ जाएगा। तो इसीलिए पहले मकसद डिसाइड कर लेना है हमने। मकसद क्या है ये डिसाइड हो गया। असल में आपको सिखा रहा है कि स्ट्रेटजी बनानी होती है ना, स्ट्रेटजी, इसकी अप्रोच क्या है। तो कहानी शुरू होती है सबसे पहले, भाई मकसद क्या है? मकसद को वेयर वी वांट टू गो, सीए करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, ये मकसद है। अच्छा चले, मकसद आ गया। फिर इसके बाद वेयर वी वांट टू गो, फिर उसके बाद आपने देखना है वेयर वी, इस वक्त हम किस जगह पे हैं? इस वक्त किस जगह पे हैं? एएफसी में या पीआरसी में? पीआरसी कैफ में है, किस जगह पे? वेयर वी आर। कंपनी है, हमारा मकसद है, हमने फॉर एग्जांपल नंबर 1 सर्विस प्रोवाइडर बनना है, ये मकसद है, ये ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने से पहले, स्ट्रेटजी डिसाइड करने से पहले, ये दूसरी बात क्या देखनी है? वेयर वी आर, हम इस वक्त है कहां पे?
जाहिर है अगर हम पहले नंबर पे पहुंचना चाहते हैं, अगर हम दूसरे नंबर पे हैं तो पहले नंबर पे पहुंचने के लिए स्ट्रेटजी कुछ और होगी, और अगर आखिरी नंबर पे हैं तो स्ट्रेटजी कुछ और होगी, और वो थोड़ी लंबी स्ट्रेटजी होगी। तो सबसे पहले देखना है विजन मिशन हम कहां जाना चाहते हैं, फिर हमने करना है स्ट्रेटजिक एनालिसिस, जिसे कॉर्पोरेट अप्रेजल भी कहते हैं, जिसे स्वॉट एनालिसिस भी कहते हैं। हमने एनालिसिस करना है कुछ चीजों का। हमने ये जो स्वॉट है SWOT, ये एब्रीविएशन है, S से कोई और चीज बनती है, W से कोई और, O से कोई और, ये बता रहा है कि आपने किस किस चीज का एनालिसिस करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आप किस जगह पे खड़े हैं, मार्केट में आपकी पोजीशन क्या है, मार्केट में आपकी पोजीशन क्या है, हैसियत क्या है आपकी मार्केट के अंदर, ये वेयर वी आर। पहले क्या डिसाइड किया, मकसद, वेयर वी वांट टू गो, फिर क्या डिसाइड किया, वेयर वी आर, ठीक है। फिर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी बनानी है, या बहुत से कोर्सेज ऑफ एक्शन होंगे, हमने चॉइस करनी है किसी एक की। स्ट्रेटजी का मतलब क्या, चॉइस करना कि क्या करना चाहिए। जाना वहां है, इस वक्त यहां पे है, वहां तक जाना कैसे है, चल चल। कुछ स्ट्रेटजी होती है एग्रेसिव, कुछ होती है कंजर्वेटिव। तो स्ट्रेटजी फॉर कैसे चलना है ये डिसाइड करना है। नंबर 1 बनना है तो इसके लिए क्या प्रोडक्ट को इंप्रूव करना पड़ेगा, क्या हम अपनी प्रोडक्ट को बेस्ट बनाएं या प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा बिकने वाली बनाएं। बाजुकात कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज बेहतरीन प्रोडक्ट कोई और होती है, लेकिन सेल वाइज ज्यादा होने वाली कुछ और होती है। स्ट्रेटजी डिसाइड करेगी हमने क्या स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है। हाउ वी कैन गो देयर, ये है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, कि हम उस जगह पे कैसे जा सकते हैं। विजन हमारा वो है, कॉर्पोरेट अप्रेजल, करंट स्टेटस, वेयर वी आर, इस वक्त यहां पे है, जाना कैसे है, किस तरीके कार से, यह है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रेटजी फॉर डिसाइड कर लिया, जब स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर ली, फॉर्मुलेट की बना ली स्ट्रेटजी, उसके बाद क्या करना है, स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना है, फिर उधर चलना है उस रास्ते। ये रास्ता डिसाइड कर रहे हैं किस रास्ते से जाना है, और ये क्या कर रहे हैं हम, उस रास्ते पे चल रहे हैं। क्या रास्ते पे चलना शुरू कर दें तो आंखें बंद करके सिराते मुस्तकीम की तरह चलते जाएं, कि थोड़ी देर रुक के इवैल्यूएशन कर लें, देख लें कि क्या सही रास्ते पे जा रहे हैं, स्पीड हमारी सही है, हालात बदल तो नहीं गए, क्या कोई ऐसा तरीका तो नहीं आया कि हम ज्यादा तेजी से जा सकते हैं। ये ना हो हमने पहले फैसला किया हो पुराने जमाने में पैदल जाना उस जगह तक, आधे रास्ते में पहुंचे तो गाड़ी ईजाद हो गई, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं हम पैदल ही जाएंगे, हमने गाड़ी पे सवार होने से इनका, क्यों, हमारी स्ट्रेटजी नहीं थी। तो बताइए स्ट्रेटजी पे जब अमल करना शुरू कर दें, इंप्लीमेंटेशन, तो एज इट इज अमल करते रहना चाहिए, यहाँ के स्ट्रेटजी को इवैल्यूएट भी करना चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो कंट्रोल्स भी बिल्ड होने चाहिए, देखने के लिए कि क्या हम वहां पे पहुंच रहे हैं तो ठीक है चलते जाएं, अगर नहीं कोई गड़बड़ है तो उसको ठीक करें। ये हमारा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कर लें। अगर मैं आपसे यूं कहूं ना कि इन 5 स्टेप्स में मैंने आपको स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का ओवरव्यू दे दिया तो गलत नहीं होगा, कि हमारी पूरी की पूरी जो मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट, वो इन्हीं स्टेप्स के गिर्द घूमती है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। हाँ, इसके अलावा कुछ और चीजें आती हैं जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो अलग चीजें हैं, लेकिन स्ट्रेटजी बिजनेस ने किस तरीके से चलना है। स्टेप्स क्लियर हो गए। अब इसमें जो सबसे अहम स्टेप है जो हमारा ये चैप्टर 7 और 8 डील करता है वो कौन सा है, स्ट्रेटजिक एनालिसिस, या जिसे कॉर्पोरेट अप्रेजल भी कहते हैं, स्वॉट एनालिसिस भी कहते हैं। बाकी सारी चीजें अब आप साइड पे कर दें, वो आपको एक पूरा स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस समझने के लिए जरूरी थी कि आपको पता चले कि इससे पहले क्या है, ये क्यों है, और इसके बाद क्या है। अब हमारा सारे का सारा फोकस किसके ऊपर होगा, स्ट्रेटजिक एनालिसिस कॉर्पोरेट अप्रेजल में। इसमें कहता क्या है, कहता ये आप भाई ये देखो आप किस जगह पे हो, मार्केट में आपकी पोजीशनिंग क्या है,
मार्केट में आपकी पोजीशनिंग क्या है। किसी के साथ लड़ना हो ना, तो उसके लिए आपको अपने प्लस और माइनस पता होने चाहिए। मेरे पास कौन से हथियार हैं, मेरे पास फोर्स कितनी है, किस जगह पे मैं अपना किला बना सकता हूं, किस जगह पे नहीं बना सकता। लड़ना हो, और अगर जीतना हो ना, तो अपने साथ साथ जो दुश्मन है उसके भी प्लस माइनस का पता होना चाहिए। मार्केट में अक्सर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या प्लस माइनस है ये तो पता होता है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है, कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, इससे अक्सर वो नावाकिफ होते हैं। जैसे मुझे ये तो पता है कि कॉलेज में क्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन शायद मुझे ये पता नहीं होगा कि फॉरेन कंट्री में जो कॉलेजेस में पढ़ाया वो किस तरीकाकार से पढ़ाया जा रहा है। आप खुद देखें, बहुत कम लोग होते हैं जो इस साइड में भी सोचते हैं कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, वो प्लस क्या है, माइनस क्या है, क्या हम उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग इस चीज को इग्नोर कर देते। ये जो आपको स्वॉट एनालिसिस है या स्ट्रेटजिक एनालिसिस है या कॉर्पोरेट अप्रेजल है, अगर मैं आपको एक लफ्ज एक सेंटेंस में इसकी समरी बताऊं ना, तो वो ये कहता है कि भाईजान आप अपने प्लस माइनस, इंटरनल प्लस माइनस को तो अंडरस्टैंड करें, उसके साथ साथ एक्सटर्नल प्लस माइनस को भी समझना जरूरी है। फिर ही आप जंग जीत सकेंगे, फिर ही आप मार्केट में आगे बढ़ सकेंगे। अब एक दो एग्जांपल शेयर करते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स पूरा एनालिसिस करने वाले, ठीक है, वो कैसे खेलते हैं और जो पूरा एनालिसिस नहीं करते उनके साथ क्या होता है। आपने अक्सर सुना होगा वियतनाम वार के बारे में, ठीक है, अमेरिका सुपर पावर था, नहीं कामयाब हो सका, ठीक है ना। अफगानिस्तान, रशिया सुपर पावर था, नहीं कामयाब हो सका, नहीं जीत सका, काबू नहीं कर सका। क्यों? छोटे सुपर पावर्स हैं दोनों, और छोटे छोटे इलाके हैं, इनके पास हथियार भी हैं, उनके पास कुछ भी नहीं कंपैरेटिवली। क्यों? एक टर्म है गुरिल्ला वार। वो गुरिल्ला वार, गुरिल्ला वार पता है क्या? वो ये कहते हैं, वो कहते हैं ठीक है, हम अपने आप को अंडरस्टैंड करते हैं, हम छोटे हैं, हमारा साइज स्मॉल है, हमारा दुश्मन बड़ा है, हम पहले अपना एनालिसिस किया, हम छोटे हैं, ठीक है, दुश्मन अपनी वीकनेस है, फिर दुश्मन का एनालिसिस किया, उसकी स्ट्रेंथ वो बड़ा है। फिर एनालिसिस करने का असल मकसद क्या होता है पता? ये नहीं होता कि हम जब अपने प्लस माइनस को देखें, अपने दुश्मन के भी प्लस माइनस को देखें, तो कहें नहीं दुश्मन के प्लस ज्यादा हैं, मेरे प्लस कम है, मैं हार जाऊं। मकसद ये होता है कि किस तरीके से हम अपने माइनस को खत्म करें और दुश्मन के प्लस को रिड्यूस करने की कोशिश करें, उसके नेगेटिव से फायदा उठाएं। गुरिल्ला वार में ये कहते थे हम छोटे हैं, ये हमारा माइनस, हमारा दुश्मन बड़ा है, ये उसका प्लस है, लेकिन इसको हम यूज करेंगे कैसे? अगर दुश्मन बड़ा है, हम छोटे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास छुपने के लिए ज्यादा जगह है, हमारे दुश्मन के पास छुपने के लिए कम जगह है, क्योंकि वो बड़ा है। हम आसानी से मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, हमारा दुश्मन आसानी से मूव नहीं कर, क्योंकि बिग साइज का मतलब यह है मूवमेंट में भी डिफिकल्टी, मुश्किल। तो क्या करते थे? छोटे छोटे ग्रुप्स बना के 2 3 4 5 चलते चलते कोई चल रही है, उसके ऊपर अटैक कर दिया, भाग गए। वो बाकायदा जंग नहीं होती थी। गुरिल्ला वार का मतलब ये नहीं बाकायदा जंग, गुरिल्ला वार का मतलब फौजी इधर बैठे हुए हैं, वो प्लान बना के किसी भी वक्त आ गए, 2 3 4 5 8 10 बंदों का ग्रुप अटैक किया, फिर निकल गए। वो किसी जगह पे बैठते ही नहीं थे, अटैक किधर करती दूसरी आर्मी जो पावरफुल थी, अटैक। उनको पता होता था कि ये पावरफुल आर्मी किस जगह पे बैठी है, इन लोगों को पता ही नहीं होता था, वो तो 2 2 4 4 की टोलियां बना के घूम फिर रहे होते थे। तो ये एनालिसिस करना, ये एनालिसिस अगर आप करेंगे, इससे फिर आप अपने माइनस को भी एडजस्ट कर सकते हैं और दुश्मन के प्लस को भी टैकल कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं, वो सिर्फ अपना इंटरनल एनालिसिस करती हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस भूल जाती हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। इवन ये गलती नोकिया ने भी की, ठीक है, 2002-3 में नोकिया 3310 मशहूर है,
अब तो मुहावरा बन गया है। ग्लोबल मार्केट का तकरीबन रफली कोई 70% के करीब शेयर। कभी उन्होंने वहम गुमान सोचा भी नहीं होगा कि सिर्फ कुछ ही सालों के बाद, दहाइयों के बाद भी नहीं, कुछ ही सालों के बाद हमारा शेयर बिल्कुल कम हो जाएगा, 5% या उससे भी कम पे आ जाएगा। क्या किया उन्हें? सिर्फ ये था अपना इंटरनल एनालिसिस उनका बेहतरीन था। हमारी प्लस पॉइंट क्या है? हमारी प्रोडक्ट है नोकिया। लोग नाम के मॉडल 33, वो ये नहीं कहते मोबाइल दे दो, कहते 3310 दे दो, 3310 दे दो। तो ये हमारा इतना बड़ा ब्रांड है, हम तो मार्केट से निकल ही नहीं सकते। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया। जब एंड्रॉयड नोकिया ने कहा हमें हमारी इसकी जरूरत नहीं है। मार्केट में कस्टमर्स की नीड को इग्नोर किया। कस्टमर क्या, मोबाइल का कस्टमर जो होता है ना, चेंज को पसंद करता है। चेंज चाहे इसके काम का हो ना हो, चाहे समझ आए ना इसे, लेकिन इसे लेटेस्ट मॉडल है, ये लेटेस्ट मॉडल है, यही इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इनके लिए इंसेंटिव होता है किसी भी चीज को बाय करने के लिए। लेटेस्ट में क्या चीज नहीं आई है जो पिछले में नहीं थी, ये नहीं पता होगा, ये नहीं पता, लेकिन ये लेट। तो जब एंड्रॉयड आया, और एंड्रॉयड में बहुत सी एप्स, ठीक है, जबकि जो नोकिया वाला था मोबाइल, इसमें एप्स कम थी, नहीं शिफ्ट किया, नहीं शिफ्ट किया। ठीक है, नोकिया के जो टॉप मैनेजमेंट है ना, वो क्या कहती थी कि हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि हमने कुछ भी नहीं किया जब हमें कुछ करना चाहिए था। तो जब एनवायरनमेंट, इंटरनल स्ट्रेंथ आपकी है, लेकिन साथ साथ एक्सटर्नल फैक्टर एनवायरनमेंट पे भी नजर रखनी है। जब एनवायरनमेंट चेंज हो रहा हो, एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज हो रहे हो, हमें अपनी स्ट्रेटजीज को भी चेंज करना चाहिए। वरना चाहे दुनिया की टॉप कंपनी क्यों ना हो, विद इन ईयर्स जीरो पे आ जाते हैं। यही वो हमें इन दोनों चैप्टर में समझा रहा है। क्या कि आपने इंटरनल, अच्छा ये नहीं है कि इंटरनल एनालिसिस ना करो, नहीं करें, इंटरनल एनालिसिस भी करो, लेकिन साथ ही साथ एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी एनालिसिस करो। एक्सटर्नल मार्केट में क्या हो रहा है इसके ऊपर भी नजर रखो। एज ए टीचर, अभी आपको एक बात बता रहा हूं, एज ए टीचर मैं इस चीज का तो हिसाब किताब रखता ही हूं, मैंने क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ा लिया, बाकी कितना टाइम रह गया। क्या मुझे इस चीज का भी हिसाब रखना चाहिए कि दूसरे कॉलेजेस में क्या हो रहा है, कौन टीचर क्या पढ़ा रहा है, कैसे, किस टॉपिक पे कितने आवर्स लगा रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन करा रहा है। अगर मैं एक मार्केट में अपनी पोजीशन बनाना चाहता हूं तो मुझे सिर्फ अपना हिसाब नहीं रखना, मुझे एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी देखना है। मुझे दूसरों की प्लस क्या है, माइनस क्या है। ठीक है, कोई स्टूडेंट अगर किसी टीचर की तारीफ करता है तो क्यों करता है, उसे पूछते हैं भाई क्या खास बात है उनमें। ठीक है, ये है एक्सटर्नल एनालिसिस। तो बताइए सारी डिस्कशन के बाद क्या आप एग्री करते हैं कि हमें जब अपनी पोजीशनिंग को क्लियर कर रहे हो कि मार्केट में हम किस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं, ताकि उसके बाद हम डिसाइड कर सके कि जिस जगह पे जाना है उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए, तो हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के एनालिसिस करने चाहिए। एग्री करते हैं? इंटरनल भी एक्सटर्नल, यानी इंटरनल में भी हमें पता होना चाहिए हमारा प्लस क्या है, माइनस। इंटरनल एनालिसिस का मतलब क्या है? अपना प्लस और अपना माइनस देखना। एक्सटर्नल एनालिसिस का मतलब क्या है? एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल फैक्टर्स में, कंपेटिटर्स में क्या प्लस है क्या माइनस है। अच्छी स्ट्रेटजी तभी बनेगी जब आप इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल एनालिसिस को भी देख रहे होंगे। और ये इन दोनों चैप्टर्स में जो उसने थियरीज बताई हैं वो यही बता रही हैं। हमारा चैप्टर जो 7 है वो डिस्कस करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। चैप्टर 7 किसको डील करता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और चैप्टर 8 किसको डील करता है? इंटरनल एनवायरनमेंट को। इसमें हम अपनी कंपनी के प्लस माइनस देख रहे होंगे, हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, हमारे प्रोसेस कैसे चल रहे हैं, कौन सा प्रोसेस हमारा ज्यादा अहम है दूसरों से, हमारे पास कोर कंपिटेंस क्या है, क्या कैपेबिलिटीज क्या है हमारे एम्प्लॉयज में, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या है, कौन सी चीज है जिनके ऊपर हम जरा भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ये सारा एनालिसिस किया जाता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या, मार्केट में देखा जाता है कितनी फोर्सेस चल रही हैं जो मार्केट इन्फ्लुएंस कर रही है, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। फिर उन फोर्सेस को कैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फेड कर सकते हैं, स्टडी करते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हमारी जो प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल हो रही है
कि हर प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है, जैसे इंसानों की लाइफ होती है ना, हर प्रोडक्ट की। जैसे मोबाइल है, आपके पास कोई भी लेटेस्ट मोबाइल भी होगा ना, वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, इसके बाद पुराना हो जाएगा। आज कोई लेटेस्ट मोबाइल भी अगर आप लेंगे ना, 6 महीने बाद लेटेस्ट नहीं रहेगा। ये तो है, टेक्नोलॉजी क्विकली चेंज होती है ना, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स का लाइफ साइकिल कम होता है, ठीक है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स का लाइफ साइकिल है, हमें पता होना चाहिए हमारी प्रोडक्ट है, इसका लाइफ साइकिल क्या है। ये ना प्रोडक्ट आज लॉन्च किया, 2 महीने मोबाइल है, 6 महीने बाद खत्म, और 2 महीने हम ये डिसाइड करने में गुजार दें कि मार्केटिंग कैसे करनी है। भाई 2 महीने बाद तो मार्केटिंग करने का वक्त ही गुजर जाएगा। लेकिन अगर हमने कोई मेडिसिन इजाद किया, ठीक है, तो वो हमें पता है, हमने काफी रिसर्च करके मेडिसिन इजाद किया जो अगले 15, 20, 25, 30 साल चलेगी, तो उसमें आप मार्केटिंग डिफरेंट होगी आपकी। तो यही बता रहा है कि एनालिसिस आपने करना है। अब एनालिसिस के लिए डिफरेंट लोगों ने, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट लोगों ने डिफरेंट मॉडल्स दिए हैं, जिनमें सबसे मशहूर है पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, जिसमें वो कहता है मार्केट में 5 फोर्सेस हैं, अगर आप इनसे अपने आप को बचा लें या इनको कंट्रोल कर लें, आप मार्केट के टॉप पे पहुंच जाएंगे। लेकिन ये 5 फोर्सेस इतनी आसानी से आपके काबू में नहीं आएंगी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखिए, आपकी प्रोडक्ट किस स्टेज पे है, ठीक है। और अगर वो कोशिश करनी है क्या कि जो हमारी प्रोडक्ट का मैच्योरिटी पीरियड है ना, या जिसे आप वो इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे ना, साइकिल होता है, बिजनेस साइकिल, तो अगर वो हमारी प्रोडक्ट अपनी जिंदगी के बूम फेज पे है, तो उसे किस तरीके से प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। बीसीजी मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है जो आपको बताता है कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी है जो आपके लिए ज्यादा अहम है और कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कम अहम है। जैसे हम में से हर इंसान में कुछ अच्छी आदतें होती हैं, कुछ बुरी आदतें होती है ना, हर इंसान है, नेचुरल है, सबके साथ है। तो ये बीसीजी मैट्रिक्स क्या करता है, ये कहता है ये 4 डब्बे बनाओ, 4 डब्बे, और उसमें क्लासिफाई करो आपकी अच्छी अच्छी आदतें कौन सी है। वो अच्छी आदत, वो आदतें जो अच्छी है और आप बार बार वो काम करते हैं, वो बेहतरीन है, उनको नहीं छोड़ना। वो आदतें जो अच्छी है लेकिन कभी कभार करते हैं काम, उनको अलग क्लासिफाई करो। वो आदतें जो बुरी हैं लेकिन कभी कभार करते हैं, हाँ ठीक है, इग्नोरेबल है, लेकिन ये भी कम हो जाए तो बेहतर है। और वो आदतें जो बुरी हैं और बार बार करते हैं, बहुत कम। तो इसी तरह हमें देखना चाहिए हमारी कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है और वो बिकती भी ज्यादा है, वो तो हमारी बेहतरीन प्रोडक्ट है। और कौन सी प्रोडक्ट है जो प्रॉफिट नहीं देती और बिकती भी कम, उसको तो छोड़ ही दो तो अच्छा है। तो ये एनालिसिस करवाता है आपका बीसीजी मैट्रिक्स, ठीक है। और इसमें हम डिसाइड, इस एनालिसिस हम डिसाइड करते हैं कि हमने मार्केट पे फोकस करना है, मार्केट में जब बेचने के लिए जाना है, किस प्रोडक्ट को बेचना है, किस प्रोडक्ट को बेचना है, किसके ऊपर। और फिर है पेस्टल एनालिसिस, ये भी जैसे स्वॉट एब्रीविएशन है ना, स्वॉट में जो 2 अल्फाज हैं ये आपके इंटरनल एनालिसिस से डील करते हैं, एस और डब्ल्यू, और जो ओ और टी है ये आपके एक्सटर्नल एनालिसिस से। जैसे ये एब्रीविएशन है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, उसी तरह पेस्टल ये भी एब्रीविएशन है कि किसी भी बिजनेस के ऊपर मैक्सिमम कितने एक्सटर्नल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। पॉलिटिकल हो सकते हैं, इकोनॉमिक हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल हो सकते हैं, इकोलॉजिकल हो सकते हैं, लीगल हो सकते हैं, ठीक है, वो हम स्टडी करेंगे। तो ये बेसिकली हम क्या सीखने जा रहे हैं चैप्टर 7 और 8 में, एनालिसिस करना, इंटरनल भी एक्स्ट्रा। वो आपको ये चैप्टर सिखाएंगे, इंटरनल एनालिसिस करना है आपने, किन किन चीजों को देखना है, किन को फोकस करना है, और एक्सटर्नल एनालिसिस करना है, किन किन चीजों को देखना है, किसको। क्या इस 2 चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आपको इस काबिल होना चाहिए कि अगर आपको किसी कंपनी के बारे में बता दिया जाए कि ये कंपनी बड़ी मुश्किल में है, तो आप उस कंपनी को निकालने के लिए उसे कोई स्ट्रेटजी बता सके? बिल्कुल। लेकिन स्ट्रेटजी बताने से पहले आपको उसका पूरा एनालिसिस करना होगा। ये कंपनी है तो प्रॉब्लम में, लेकिन इसमें ये चीज बड़ी प्लस पॉइंट है, ठीक है, ये चीज बड़ी, या ये कंपनी इस वक्त तो टॉप पे जा रही है लेकिन ये कुछ फैक्टर्स को इग्नोर कर रही है, मार्केट में कुछ थ्रेट्स हैं जिनको इग्नोर कर रही है, इनको, इन थ्रेट्स को भी, इस तरह की सजेशन देने के काबिल होना चाहिए आपको। इस चैप्टर का मकसद यह है, इसमें कोई रटे वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, इसमें केस स्टडीज पूछेगा,
केस स्टडी में बिजनेस की इंफॉर्मेशन होगी, उसमें इसी तरह इंटरनल फैक्टर्स होंगे कुछ, केस स्टडी में क्या होगा, कैसे देखें, मुझे सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं, पहले से पता होना कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं, हमने क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करना है, तो फोकस होकर उसको सामने रख के हम प्रिपरेशन करते हैं। तो जहन में रखिएगा आपने तैयार किस चीज के लिए होना है, आपको किसी बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी जिसके कुछ इंटरनल प्लस होंगे, कुछ इंटरनल माइनस होंगे, कुछ एक्सटर्नल प्लस होंगे, कुछ इंटरनल माइनस होंगे। आपने इस काबिल होना है कि बता सके इस पूरे बिजनेस के ये इंटरनल प्लस है, ये इंटरनल माइनस है, ये एक्सटर्नल प्लस है, ये एक्सटर्नल माइनस है। क्लियर? ये आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ेंगे तो एनालिसिस कर लेंगे। वो फैक्टर्स बताए हूं मैं, बेफिक्र रहे, वो बड़े बड़े जो मैनेजमेंट साइंटिस्ट हैं फैक्टर्स बताए हैं। क्लियर हो गया जी? ये हमारा चैप्टर 7 और 8 का ओवरव्यू था। कल इंशाल्लाह हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपने डेली बेसिस के ऊपर मेरे कहे बगैर कभी एक क्वेश्चन कर लिया इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, कभी एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कर लिया, और कभी एक बजटिंग का कर लिया। ये खुद से करते जाएं, हम भी क्लास में लेकिन खुद से करते जाएं। और मैंने आपको असूल बताया हुआ है, क्या भला, जब भी कोई क्वेश्चन करना है उसमें जो नई चीज आएगी क्या करना है, साइड पे लिखना है। और मैं किसी दिन आपसे कहूंगा कि जी कल सारे लोग अपनी वो डायरी ले आए जिसमें आपने ये असूल लिखे हुए हैं, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मैं उसकी तस्वीर ले लूंगा और फिर अपनी एक लिस्ट बना लूंगा। मुझे रेडीमेड सारी इंफॉर्मेशन मिल, आपका सारा नॉलेज जो है, जो आपने मेहनत करके हासिल किया, वो रेडीमेड फॉर्म में मेरे पास आ जाएगा। मैं उसके नोट्स बना लूंगा, अगली दफा अपने नोट्स में ऐड कर दूंगा, और बच्चे कहेंगे वाह सर ने कितनी मेहनत की है, इतने अच्छे नोट्स बनाए, कितनी मेहनत की है। और मैं हंसूंगा, क्यों बोला? क्योंकि मैंने मेहनत, यही स्ट्रेटजी है, ये मेहनत नहीं, मेहनत तो आपने की ना, ठीक है? चलो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।